ओम प्रकाश राजभर जी वो जो है पॉलिटिकल इंटरटेनर हैं, वो राजनीति में मनोरंजन के लिए आए हैं। उनका कोई आंदोलन का इतिहास नहीं रहा है। वो शुरू से असरवादी रहे। मानवर काशीराम जी ने उनको जो है प्रशिक्षण दे करके जो है नेता बनाया। वो मानवर काशीराम जी के नहीं हुए, वो बसपा के नहीं हुए, सब वो भाजपा के भी आप लोगों ने देखा पिछली बार जो उनके 4 विधायक थे, अब की बार सपा के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया तो उनके 6 विधायक हो गए। उनसे पूछा जाए, जिस बीजेपी ने दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का काम किया, जिस बीजेपी ने 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का काम किया, जिस बीजेपी ने जो है लेटरल एंट्री लागू करने का काम किया, राजभर से पूछा जाए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर राजभर जो है सामाजिक न्याय के हिमायती हैं, दलित पिछड़े के समाज के हिमायती हैं, तो जाति जनगणना करवा लें 2024 में के पहले। अभी 24 तक सरकार है, वो एक समान शिक्षा लागू करवा लें, वो दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिलवा लें, और वो राजभर जाति को अनुसूचित जाति में भी शामिल करवाने की बात यदि करते हैं तो करवा लें, क्योंकि अभी सरकार है 24 तक, उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। अभी भाजपा वालों ने एक जो है संगठन बनाया है, एक एनजीओ टाइप का, अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन। उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी आज के विधानसभा चुनाव के पहले लगभग 6 महीने पहले हो गए थे, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर। और इनको पार्टी अपना चलाने के लिए इनको फंड चाहिए, वहां से बीजेपी फंड देती थी। ये फंड लेकर के जो इनकी जो बयानबाजी मीडिया के सामने आती थी, आप ऐसे थोड़ी सोच रहे हैं यार, आज तक के लोग तत्काल उपलब्ध हो जा रहे हैं और एबीवीपी के लोग तत्काल बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसका मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रमाण दे दूंगा। राजभर से मेरी बातचीत भी हो जाएगी, मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा कब वो बनाए गए। नमस्कार, जय भीम, जोहार। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर में हमारे साथी हैं कुलदीप यादव जी, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुजन प्रत्याशी चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 में चुनाव है, तमाम विपक्ष की पार्टियां एकजुट हुई बिहार में। आपने देखा भी 15 पार्टियां विपक्ष हुई। जिस तरह देखा गया कि शरद पवार जी और नीतीश कुमार जी का जो रोल रहा है कि विपक्ष के लोगों को एक करना, महाराष्ट्र में देखा गया कि शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ दिया गया। किस तरह देखते हैं? देखिए, आप कभी भी आप देख लें, आज नहीं, इसके पहले जब कांग्रेस सियासत में थी तब भी आप देखें कि जब भी, आप लोगों को शायद नहीं याद होगा, ईएमएस नंबूदिरीपाद जी पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी केरल के अंदर, तो वहाँ कांग्रेस ने भी जो है सरकार को गिराने का काम किया था। मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि मौजूदा परिस्थितियों में जो हो रहा है, ये भाजपा जैसे दल ये चाहते हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, खास करके जो बहुजन समाज के लोगों के दल हैं, ये जो है इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और 90 के दशक के बाद इनका उभार बड़ी तेजी से देश में आया है। इन्होंने जो है अपनी पार्टियों को स्थापित किया, पिछड़े दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, ये मुख्यमंत्री बने और केंद्र की सियासत में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। इसी का एक पहलू ये भी है कि माननीय शरद पवार जी एक मराठा समुदाय के एक बड़े सशक्त और मजबूत नेता रहे, जिनकी महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी दस्तक रही, बड़ा हस्तक्षेप रहा उनका। इसलिए उनको विड्रा करने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए उनको दल को तोड़ने का प्रयास किया गया। आप लोग देख रहे होंगे। आप ये बताइए, माननीय शरद पवार जी अगर कहीं से जो है, अगर उनको अंदेशा होता तो वो अजीत पवार जी को, प्रफुल्ल पटेल को जो है अध्यक्ष ना बनाते, कार्यकारी अध्यक्ष ना बनाते। तो कहीं न कहीं देखिए, बहुजन तबका ईमानदार होता है और वो ईमानदारी के कारण ही मार खाता है। तो ये उसी कड़ी में जानते हैं भाजपा के लोग, संघ के लोग या उसके सहयोगी दल ये जानते हैं कि अगर जो है ये बहुजन समाज की राजनीति करने वाले सशक्त रहे और इनकी पार्टी सशक्त रही, ये मजबूत रहे, तो हम सत्ता में आने से रहे। इसलिए ये उनकी पार्टी को जो है, उनके पार्टी के विधायकों के, उनके सांसदों को फर्जी जात में फंसा करके सीबीआई, ईडी, कैग जैसी संस्था का दुरुपयोग करके उनको जो है साजिश के तहत डरा करके, धमका करके पार्टी तोड़वाने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से गैर लोकतांत्रिक कदम है, जिसका नंगा नाच आपने महाराष्ट्र में देखा। और उसके बाद आप देखे होंगे, भले वो अजीत पवार जी जाकर के उप मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन उनकी जो हैसियत थी, आप बारामती जान लीजिए, पूरे देश में सैफई और बारामती की चर्चा इसलिए होती है, वहाँ शरद पवार जी ने जो बारामती में किया है, बारामती पुणे की एक तहसील है, पुणे जनपद की, महाराष्ट्र की, उन्होंने उस गांव को इतना विकसित किया। जैसे सैफई का आप नाम लेते हो कि मेडिकल कॉलेज, इंटर कॉलेज, कॉन्वेंट, हवाई पट्टी, एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा संस्थान या कल कारखाने नहीं हैं जो बारामती के अंदर मौजूद नहीं हैं। तो माननीय शरद पवार जी का जो राजनीति रही, उनकी बहुजनों को
समेट करके चलने की, और एक जो बहुजन दल के रूप में उन्होंने अपने दल को एनसीपी को स्थापित किया, वो भाजपा को नागवार गुजर रही थी। वो जानते थे अगर शरद पवार जी के दल को नहीं तोड़ा जाएगा तो हम महाराष्ट्र में सत्ता में आने से रहे। तो इसलिए उन्होंने ये राजनीति का कुचक्र रचा और उनके विधायकों के ऊपर फर्जी जांच लगा करके, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके, गैर संवैधानिक तरीके से उनको परेशान करके उनको जो अपने पाले में करने का काम किया है। 2024 में जैसे मैंने जिक्र किया कि 2024 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह 80 सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, और अखिलेश यादव जी यहाँ पर अकेले पड़ रहे हैं जिस तरह देखा जा रहा है, क्योंकि राजभर का जिक्र करते हैं क्योंकि वो चले गए भी बीजेपी में। तमाम ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के खेमे में, और बहन जी ने तो ऐलान ही कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। किस तरह संभव होगा 2024 में बीजेपी को हराना? देखिए, आज 2024 की जो चुनाव होने जा रहा है, जो विपक्षी एका की बात हो रही है, जिसका छोटा सा उदाहरण आप बिहार में हुई बैठक का ले सकते हैं कि जो सेकुलर दल हैं, जो समाजवादी विचारधारा के दल हैं, जो बहुजन दल हैं, उन नेताओं ने इकट्ठा होकर के वहाँ ये संदेश दिया कि इस हिटलरशाही फिरकापरस्त ताकत को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा विपक्ष गोलबंद है। और आवाम में भी ये आप देखेंगे मैसेज है, वो चाहता है कि अब की बार किसी भी तरीके से जो नरेंद्र मोदी नीति, जो भाजपा सरकार है, उससे हमको छुटकारा मिले, क्योंकि वो हर तरह से फेल सरकार है। वो रोजी रोटी, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार नहीं है। तो वो केवल झूठे जुमले बेच करके, जनता को गुमराह करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर राजनीति करने वाले वो लोग हैं। उस राजनीति से हिंदुस्तान की आवाम जो है छुटकारा पाना चाहती है। और ऐसे में अगर यदि कोई दल या किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बयान देता है कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है वो प्रत्यक्ष रूप से भाजपा के सहयोग में है। राजभर जी भी तो चले गए। देखिए, राजभर जी, फिर मैं कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी वो जो है पॉलिटिकल इंटरटेनर हैं। वो राजनीति में मनोरंजन के लिए आए हैं। उनका कोई आंदोलन का इतिहास नहीं रहा है। वो शुरू से असुरवादी रहे हैं। मानवर काशीराम जी ने उनको जो है प्रशिक्षण दे करके जो है नेता बनाया। वो मानवर काशीराम जी के नहीं हुए, वो बसपा के नहीं हुए, सब वो भाजपा के भी आप लोगों ने देखा पिछली बार जो उनके 4 विधायक थे, अब की बार सपा के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया तो उनके 6 विधायक हो गए। तो कहीं अवसरवादी लोगों उनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ समाज का नुकसान है। ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय की बात मंचों से तो करते हैं, मीडिया के सामने करते हैं मनोरंजन करने के लिए, लेकिन आज अगर उनसे पूछा जाए, जिस बीजेपी ने दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का काम किया, जिस बीजेपी ने 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का काम किया, जिस बीजेपी ने जो है लेटरल एंट्री लागू करने का काम किया, राजभर से पूछा जाए, जो हमारे पिछड़े दलित समाज के बच्चे अपनी मेधा के बल पर जो है तैयारी करके प्रतिस्पर्धा को उत्तीर्ण करके वो अच्छे नंबर से प्री मेंस इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट होते थे, तो वो जो है संवैधानिक तबके का सम्मान करते थे, संवैधानिक तौर तरीके से जिस पद पर होते थे तो कहते थे मैं गलत काम नहीं करूंगा, भले ही मुझे ट्रांसफर यहाँ से कर दो, उसकी नौकरी तो खा नहीं सकते थे। लेकिन आज लेटरल एंट्री के माध्यम से ऐसे लोगों को सीधे विशेष सचिव बनाया जा रहा है जो कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हों। अगर आप किसी कृपा पात्र आपको आईएएस बना दिया जाए, सीधे विशेष सचिव आप बन जाएं, तो आप किसी संवैधानिक संस्था की परवाह आप नहीं करोगे। आप सीधे जिस नेता ने आपको मनोनीत करवाया है, आप सीधे जो है विशेष सचिव बन जाओगे। तो राजभर उस पर बोलते हैं। राजभर बीजेपी में गए हैं, सत्ता में भागीदारी लेने जा रहे हैं। 18 तारीख को संभवतः उनको मंत्रिमंडल में भी विस्तार हो जाएगा, उनको जगह मिल जाएगी, उनको दारा सिंह को। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर राजभर जो है सामाजिक न्याय के हिमायती हैं, दलित पिछड़े अकलियत समाज के हिमायती हैं, तो जाति जनगणना करवा लें 2024 में के पहले। अभी 24 तक सरकार है, वो एक समान शिक्षा लागू करवा लें, वो दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिलवा लें, और वो राजभर जाति को अनुसूचित जाति में भी शामिल करवाने की बात यदि करते हैं तो करवा लें। क्योंकि अभी सरकार है 24 तक, उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा, तब हम मानेंगे कि ये बहुजन समाज के हितैषी हैं। नहीं तो केवल इनकी जो कहानी है वो यही है कि केवल मनोरंजन के तौर पर, ये इनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। इनको अपने बेटे को जो है सांसद बनाना है। 22 के चुनाव में शिवपुरी विधानसभा से बनारस से लड़े थे उनके बेटे राजभर इनके कितने खेमे में है। इनके खेमे में इसी से पता चल जाता है कि अनिल राजभर वहां चुनाव जीतते हैं और अरविंद राजभर इनके बेटे चुनाव हार जाते हैं। तो अपने बेटे को एमएलसी बनाने के लिए, अब आप बता दो, ये चाहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी ना बनाया जाए, इनके बेटे को एमएलसी बनाया जाए। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कद आप देख लो,
उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की हैसियत के नेता रहे हैं हमेशा। वो बीजेपी गवर्नमेंट में भी रहे तो कभी बहुजनों पर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ तो उसके साथ खड़े रहे। रायबरेली का हत्याकांड राजा यादव वाला आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने जो है सरकार में रहते हुए जो है सपा का जो विधायक है मनोज पांडे, वहां ऊंचाहार से उसकी मुखालफत करने का काम किया था और गुंडों को साथ देने को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी थी, इस पर जांच भी करवाई थी। और उसकी तुलना अगर अरविंद राजभर से की जाएगी और एमएलसी नहीं बनाया जाएगा और गठबंधन छोड़ करके जाते हैं तो ये उनका अराजनैतिक अपरिपक्व जो है तौर तरीका है। वो पिछले भी आपको लोगों एक चीज मुझे याद आ गई, अभी भाजपा वालों ने एक जो है संगठन बनाया है, एक एनजीओ टाइप का, अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन। उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी आज के विधानसभा चुनाव के पहले लगभग 6 महीने पहले हो गए थे, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर। और इनको पार्टी अपना चलाने के लिए इनको फंड चाहिए, वहां से बीजेपी फंड देती थी। ये फंड लेकर के जो इनकी जो बयानबाजी मीडिया के सामने आती थी, आप ऐसे थोड़ी सोच रहे हैं यार आज तक के लोग तत्काल उपलब्ध हो जा रहे हैं और एबीवीपी के लोग तत्काल बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसका मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रमाण दे दूंगा। राजभर से मेरी बातचीत भी हो जाएगी, मैं उनको व्हाट्सअप कर दूंगा कब वो बनाए गए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उसके। तो हम लोग कोई बात ऑथेंटिक करते हैं क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो इनकी सेटिंग पहले से हो गई थी, 22 चला गया, उनका बेटा एमएलसी नहीं बन पाया, केवल ये परिवार से अकेले विधायक बने। तो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है अगर जब सांसद बन जाएगा 2024 के भीतर तो हमें जो है पार्टी कार्यालय आवास लाट हो जाएगा, हम अपना पार्टी कार्यालय बना लेंगे जो है दिल्ली में, तो हम वहां से भी डीलिंग करेंगे, अपने समाज को बेचने का काम करेंगे। तो ये वही जुगत में लगे हुए हैं, बेटा अपना सांसद बन जाए, टिकट पा जाए और ये मंत्री पा जाए तो थोड़ी सुख सुविधाएं मिल जाए।